हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश की 2022 की, उससे रिलेटेड हमने कई वीडियो बनाए हैं और आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे जो सितंबर 2020 में संपन्न हुआ था। यह सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। आपको पता होगा कि सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम सभी 140 प्रश्न को कवर करेंगे और उनको डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो चलिए अब पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो ये है पेपर और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में इंग्लिश में है और राइट साइड में हिंदी में छपा हुआ है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन इसमें ट्रू है। पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, लेनेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश के विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था, यानी इन पर्पस के लिए इसको स्थापित किया गया था। यह उच्चतम न्यायालय गठित तो 1773 में हुआ था जैसा कि बताया गया है, लेकिन इसने कार्य करना 1774 से शुरू कर दिया था। अब यहां पर जो दूसरा ऑप्शन गलत हुआ है वो इसलिए गलत हुआ है क्योंकि लेनेस्टर इसके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। एलिजा लिख देता हूं, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये न्यायाधीश थे। पूरी डिटेल आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है? देखिए, जितने भी बीज के थैले होते हैं टोटल उसमें 3 रंग होते हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन सा प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नीला। देखिए, जो प्रजनक बीज होते हैं उसमें सुनहरे रंग का टैग लगा होता है। अब ये प्रजनक बीज क्या होते हैं? ये बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा जो कलर होता है वो सफेद रंग का होता है जो आधार बीज पर होता है, और जो प्रमाणित बीज जो हमने इस क्वेश्चन में देखा उसका नीला रंग होता है। इससे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, यानी कि कौन सा है जो इन 4 ऑप्शंस में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये ही सुमेलित है क्योंकि ये शुरू किया गया था अल्बर्ट मायर द्वारा। देखिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट जिसकी जो परिकल्पना है वो वर्ष 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया था। इस परियोजना को लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। और सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो था वो 1936 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और सहकारिता आंदोलन ये प्यारे लाल द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें छग का गांधी भी कहा जाता है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो इसके आंसर में विवाद हुआ था, लेकिन हालांकि इसका आंसर जो आयोग ने बताया था वो सी माना गया था। अब देखिए, तो फसल, सर्वाधिक फसल, जैसे कि जो सरसों की फसल है वो सर्वाधिक होती है मथुरा, आगरा और लखीमपुर खीरी में। आलू की जो सर्वाधिक फसल होती है वो आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और कन्नौज, उसके बाद फर्रुखाबाद। मक्का का जो सबसे ज्यादा होता है वो कन्नौज, बहराइच और जौनपुर में।
तिल की सर्वाधिक फसल जो होती है वो महोबा, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र और हमीरपुर में होती है। तो इस लिहाज से आयोग ने इसे थर्ड आंसर दिया था, सी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि कन्नौज में सबसे ज्यादा मक्का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र। और यह सेवा शुरू की गई थी 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा, और यह मुंबई से पुणे के बीच शुरू की गई थी। इसकी जो क्षमता थी वो 43 सीट की थी और यह 300 किलोमीटर चलने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की एक ये सब्सिडरी है, और दूसरा है कि 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है, यानी कि DICGC, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम इसका हिंदी नाम होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां नंबर है कि जो ये सूची दी गई है उसमें आपको सही सूची का मिलान करना है। तो इसको हम मिलान करते हैं। जैसे इंडियन बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी ए का 4th होगा। ICICI बैंक जो है वो निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी बी का 3rd होगा। उसके बाद सिटी बैंक जो है वो एक विदेशी बैंक है, सी का 1st होगा। और सारस्वत बैंक जो है वो एक सहकारी बैंक है, यानी कि डी का 2nd ऑप्शन होगा, सॉरी 2nd होगा सहकारी। तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन में पूरा मैच करता है, आप भी इसे देख सकते हैं। चलिए 8th नंबर पर आते हैं। 8th पूछ रहा है कि निम्न 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण यानी कि आर चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन देख लेते हैं और कारण भी देख लेते हैं। अभिकथन है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इसका कारण है यानी कि आर, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए। ये देखिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य है दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है, तभी आरबीआई समय पर एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर निवेश या प्रतिभूतियों को खरीदता है। 9th नंबर है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? देखिए जो व्यवसाय होते हैं उसका सामाजिक जो उद्देश्य होता है वो रोजगार सृजन करना होता है। व्यवसाय देखिए अगर निजी लाभ इसमें बात होता है कि निजी उद्देश्य क्या है, तो लाभ कमाना, सामाजिक उद्देश्य रोजगार देना। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सामाजिक उद्देश्य होता है लोगों का भला करना, और लोगों का भला कैसे होगा? जब आप रोजगार सृजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो नगरीकरण का प्रतिशत है वो हम देखेंगे 31.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां नंबर है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? जरवा जनजाति, तो इसका स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए जरवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत की सर्वाधिक आग जनजाति है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। 12वां नंबर है, ये जो सूची दी गई है उसको आप मतलब उसे मैच करना है। जैसे ये खनन क्षेत्र दिया गया है और किस खनिज से है ये हमें मैच कराना है। तो जैसे कि पहला है गुरु महिसानी,
गुरु महिसानी जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है। उसके बाद है तलचिर, तलचिर कोयला से संबंधित है। उसके बाद है जादूगुड़ा, जादूगुड़ा यूरेनियम से संबंधित है। और लास्ट जावर जो जस्ता से संबंधित है। और ये हमें मिलता है सी ऑप्शन में, राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए 13 नंबर है, 13 नंबर है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। देखिए भारत में जो मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है और भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। जब भी आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि मानसून की आहट, मानसून का आगमन, तो आप ये देखते होंगे कि केरल राज्य से इसका आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कई बार यूपी पीसीएस में रिपीट भी हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो मणिपुर से नहीं गुजरती है। देखिए भारत में जो कर्क रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर कि जो ये देश दिए गए हैं और राजधानी उसे हमें मैच कराना है। तो जैसे म्यांमार, म्यांमार की जो राजधानी है वो नायपिता यानी कि 3rd ऑप्शन। उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया का नामपेन, यहां पर गलती हुई है, एक्चुअल में यहां नायपिता ऑप्शन छूट गया है। कंबोडिया की नामपेन होती है, वियतनाम की हनोई होती है और लाओस की वियंटिने, वियंटियन। तो आप समझ सकते हैं जो यंगून है यही यहां पर नायपिता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर है, इसे फिर से मैच कराना है। नदी दी हुई है और ये किस शहर से रिलेटेड है ये करना है। तो सत अल अरब ये है बसरा से यानी कि 2nd ऑप्शन। प्रागवे ये एशियंस। उसके बाद नाइजर जो है नियामी से। उसके बाद डेन्यूब जो है वो वियन्ना से। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी ऑप्शन, अपशिष्ट प्रबंध और शहर की स्वच्छता स्थिति से। 18th नंबर पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य के अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? इसका राइट आंसर होगा बी, नागालैंड। और ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। 19वें क्वेश्चन पर आते हैं, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है? यह संबंधित है वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण से। और यह 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया गया था। और इसमें जो 5 वृक्ष लिए गए थे, बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल। 20वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मछली पालन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। चलिए 21वां नंबर है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के निकट इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है, 90 फीट इसकी ऊंचाई है और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं
हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सतलज और काली, यानी कि थर्ड ऑप्शन। देखिए, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप या तो बैक करके वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा। 23वां नंबर है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1992 में, 1992 में की गई थी। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम है? अब ये देखिए 2020 का था, लेकिन इसका आपको राइट आंसर बता देता हूं, सतत विकास लक्ष्य। वहीं अगर हम बात करें 29 जून 2022 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था, तो उसका राइट आंसर होगा सतत विकास के लिए डेटा। इस वर्ष का थीम था, जरूर नोट करिएगा, सतत विकास के लिए डेटा। 25वां क्वेश्चन है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कंगना रनौत ने। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं? देखिए, टोटल 7 लोग को दिया गया था, लेकिन 4 लोग ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, और उसके बाद सुषमा स्वराज थी, और एक लोग और थे इसमें, शायद विश्वेश तीर्थ स्वामी जी थे। ये 4 लोग थे। चलिए, 27वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पुलेला गोपी चंद को। 28वां है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी का 2022 का थीम क्या था? अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किए गए ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ए ऑप्शन, आपदा प्रबंधन से। ये उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। चलिए, 30वां क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? यह भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच संपन्न हुआ है। 31वां नंबर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चलाया गया था। उसके बाद इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए, 32वां नंबर है, कारपेट को इस तरीके से लिखा जाता है, कारपेट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो नेशनल को किस तरीके से लिखा जाएगा? बिल्कुल सिंपल है। यहां पर इसमें सबसे पहले टी को, सबसे पीछे जो टी है उसको एज इट इज लिख दिया गया है, और फिर सी को लिख दिया गया है, फिर ई को लिखा गया है, और फिर यानी कि बैक से एक लेटर लिया गया है और फ्रंट से लिया गया है, इस तरीके से। वैसे ही ये नेशनल भी हो जाएगा। फिर एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए यह रेलगाड़ी कितने मिनटों में 1 घंटा पूरा विलंब हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1140 मिनट। यह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए, 34वां नंबर है कि HE को 41 लिखा जाता है और शी को 49। इसी तरीके से देम को क्या लिखा जाएगा? देखिए, 26 अल्फाबेट होते हैं, और अगर हम बैक साइड से गिनते हैं तो 27 होते हैं। तो H होता है 8 और E होता है 5। 8 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? तो ये हो जाएगा हमारा 19, और इसमें क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? तो 22। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 41 आ जाएगा। इसी तरीके से शी और इद्देम आप निकाल लेंगे
तो जो इसका राइट आंसर आएगा 34 का वो ए होगा, 62 आंसर राइट होगा। चलिए, 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 36 है, स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या, आप समझ सकते होंगे मिथ्या का सत्य से, मिथ्य यानी झूठ, तो उसका अपोजिट सत्य, बी ऑप्शन। अब 37वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 7 से 18 बना 18 से 40। देखिए 7 को आप डबल कर दीजिए और उस डबल में आप 4 जोड़ दीजिए, 18 को डबल करिए उसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 40 को डबल करेंगे तो आएगा 80 और 80 में 4 जोड़ देंगे 84, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के कितने बड़े अक्षरों को दर्पण में जब हम देखते हैं तो वो एज इट इज रहते हैं? जैसे मान लीजिए आप दर्पण में जब ए को देखेंगे तो वो ए, दर्पण में भी ए रहेगा, एच को देखेंगे तो एच रहेगा, आई को देखेंगे तो आई रहेगा, बी को आप दर्पण में देखेंगे तो बी इस तरीके से हो जाएगा, इसलिए ये कहा जा रहा है। तो ऐसे टोटल 11 लेटर हैं। कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए, ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एच, ए, आई, मोटू और फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। याद करने का तरीका। चलिए, 39वां नंबर है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है, उत्तर प्रदेश उन्नाव में, उन्नाव के ये बंथर में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में, बी ऑप्शन। सुमेलित नहीं है, जो इसमें सुमेलित नहीं है, और इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि IIVR जो है वो बनारस में है, वाराणसी में है, बाकी सभी सुमेलित हैं। 42 नंबर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 42 में अब देख लेते हैं, जैसे कि गोटे का जो कार्य है वो लखनऊ से है, ये तो सही है। उसके बाद पीतल की मूर्तियां, यहां पर जो पीतल की मूर्तियां मथुरा और अलीगढ़ में बनती हैं, ताला अलीगढ़ का फेमस है, और बेत व छड़ियां जो है वो वाराणसी की फेमस हैं। आयोग ने यहां पर बी उत्तर दिया था, क्यों? उसको इन्होंने आधार बनाया था अलीगढ़, क्योंकि पीतल की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा से ज्यादा अलीगढ़ में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये हमें सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित करने के लिए देवी पाटन मेला जो होता है वो बलरामपुर में होता है, काम्पील मेला जो होता है वो फर्रुखाबाद में होता है, वटेश्वर मेला आगरा में होता है, और ददरी मेला बलिया में होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हुआ सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहां रहती है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 3 क्षेत्र हैं। अब ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये 3 क्षेत्र हैं मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र और मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय द्वारा, सी ऑप्शन, और यह अनुच्छेद 224(1) के तहत की जाती है। जो सुमेलित नहीं है उसको इसमें हमें 47वें नंबर में बताना है, और सुमेलित जो नहीं है वो है अधिकरण, यानी कि डी ऑप्शन। यहां पर होगा अधिकरण भाग क, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो 48वें नंबर में जो सुमेलित नहीं है वो है बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण जो अधिनियम होता है वो होता है अनुच्छेद 22, ना कि 23, अनुच्छेद 22 होगा यहां पर, बाकी सभी सही हैं, आप देख लीजिएगा। 49वां नंबर है WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका, नीला बॉक्स सहायिका, यानी कि ए ऑप्शन।
हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 निम्नलिखित में किस योजना के बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मनरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, बैंक दर में वृद्धि, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि, एसएलआर में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? प्रथम महीना होता है चैत्र यानी कि डी ऑप्शन, और फागुन सबसे लास्ट होता है। 53 नंबर है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, ए ऑप्शन, केरल में। 54वां नंबर है कि भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। 55वें नंबर पर आते हैं, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की जो सबसे लंबवत संरचना जो निचली सतह में होती है, क्षोभ मंडल जिसे बोलते हैं या फिर ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। 56वां नंबर है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, यानी कि ए ऑप्शन। देखिए नाइट्रोजन जो है वो गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? इसका राइट आंसर है आश्वन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? बी ऑप्शन, लाल रंग। लाल रंग देखिए निर्वात या वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। हींग जो है वो कैसे प्राप्त की जाती है? वो तने के स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से। यहां पर 2 ऑप्शन था, यह भी ऑप्शन विवादों में आया था। 61वां क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? ये उभयचरों में पाया जाता है, उभयचरों में। देखिए उभयचरों में हृदय जो है वो त्रिवेशमी या त्रिकोष्ठीय, जबकि पक्षियों एवं स्तनधारियों में चौवेशमी यानी कि 4 चैम्बर्ड होते हैं। मछलियों में हृदय द्विकक्षीय होते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम सूर, बी ऑप्शन, हकीम सूर। और यह युद्ध कब हुआ था? 1576 में। चलिए 63वां नंबर है, भारत में अंग्रेजों की असफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। 64वां नंबर है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ए जो है वो सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है वो 1907 में लागू किया गया था, 1907 में। बाकी सभी सही हैं। ये अब हमें मैच कराना है, जैसे जो रंपा विद्रोह है वो कब हुआ था? देखिए सबसे पहले रंपा जो विद्रोह है वो 1879 और 80 में हुआ था, 79 और 80 में। उसके बाद पाबना किसान विद्रोह ये हुआ था 1873 से 76 के बीच। उसके बंगाल नील विद्रोह जो है, उसके बंगाल नील विद्रोह ये हुआ था 1859 और 60 में। और उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, जयंतिया विद्रोह जो 1860 और 63 में हुआ था। इस हिसाब से 65 का राइट आंसर हुआ बी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मुबारक खिलजी। 67वां नंबर है कि आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए कौन नहीं थे? इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बीसी दत्ता। बीसी दत्ता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। हालांकि इस क्वेश्चन में भी विवाद हुआ था। 69वां नंबर है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम देखें तो जो सबसे पहले घटना हुई है वो अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में हुई थी, यानी कि पहला ये होगा 1940। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव 1942 और उसके बाद CR फार्मूला जो 1944 और बेवल योजना जो 1945। तो आप ये मैच करा सकते हैं, ये होगा बी ऑप्शन में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है तो इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कौन सा सुमेलित नहीं है? 71वें नंबर में बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने इसको किया था शुरू। चलिए 72वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, धान जो है वो बथुआ। फसल और खरपतवार दिया हुआ है तो धान जो है वो बथुआ, इसका वनस्पतिक नाम जो है वो चिनोपोडियम एल्बम होगा। 73वां नंबर है, इसको हमें सुमेलित करना है, जैसे कि सूरजमुखी जो है वो सभी मौसम में होता है। सूरजमुखी सभी मौसम में होता है। खरबूजा जो जायद यानी कि गर्मी में, कपास खरीफ जो वर्षा में होता है और अलसी रबी जो सर्दी में होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हुआ बी ऑप्शन। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनी सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी? सी ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्री। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सभी सही हैं। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। पहला ए में लिखा गया कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो इसका ए होगा कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित केंद्रीय बजट में जो सही सुमेलित है वो बताना है यहां पर। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसे जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको अगर हम जल्दी से देखें तो जो इसका राइट आंसर है वो डी होगा। आप मैच करा लीजिएगा इसे, डी ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, ए ऑप्शन कृषि। जेनेटिक उद्योग वो उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी। माही नदी 2 बार पार करती है और यह मध्य प्रदेश से उद्गम होती है यानी कि शुरू होती है और राजस्थान और गुजरात में जाती है। 80 क्वेश्चन है कि किस वर्ष को भारत के जननांकीय इतिहास में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1921 को, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई थी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बी ऑप्शन, झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में।
नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, डी ऑप्शन सभी सही हैं। जैसे कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराबर है। 83वां नंबर है, भारत सरकार द्वारा हरित अधिनियम यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? इसे 2010 में शुरू किया गया था। सुमेलित नहीं है देश और लौह अयस्क क्षेत्र, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हम देखते हैं सी जर्मनी, जो यहां पर दिया गया है नारामंडी, जर्मनी नारामंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है बी, रूर औद्योगिक प्रदेश जो है वो जर्मनी है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं स्थित है? बी ऑप्शन बोत्सवाना। देखिए बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल आबद्ध देश है, यह अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। वन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? यह है देहरादून में, देहरादून में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1878 में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कच्छ में, कच्छ में, और इसकी स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहां से कहां चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली, जो 17 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 90 नंबर है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा जामनगर, जामनगर। चलिए नेक्स्ट न्यूज, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा पानीपत में। देखिए देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत यानी हरियाणा में लगाया गया है। 92 नंबर है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन गुजरात, और इसकी जो लंबाई है वो 1214.7 किलोमीटर है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश आता है जो 973.7 किलोमीटर की रेखा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन गोंडवाना समूह, गोंडवाना समूह जो भारत के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन पहला और दूसरा। यह आप देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट में निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा कूट भाषा का चयन कीजिए। यह भी करंट का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बी। अब आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? गली बॉयज को। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहां आयोजित हुए? इसका राइट आंसर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। 98 क्वेश्चन में आपको बताना है कारण और उससे संबंधित। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो सी, जो पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है, ये आप देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने, बी ऑप्शन। 100 नंबर है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसने पाया है? NS धर्मशक्तु ने, NS धर्मशक्तु यानी कि बी ऑप्शन। चलिए 101 नंबर है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे 6 और 3 को तो 9 आएगा, और किसको इन ऑप्शन में ऐड करें तो 14 आएगा। जब 6 और 8 को आप ऐड करेंगे तो 14 आएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। 102 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हिम बर्फ। आप देख लीजिएगा। 103 है कि इसमें जो नेक्स्ट सीरीज है क्या आएगी। देखिए 8 को 2 गुना कर दीजिए, 16 होता है, उसमें 1 लेस कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। 15 का 2 गुना, उसमें 2 माइनस कर दीजिए। 28 का 2 गुना, उसमें 3 माइनस कर दीजिए। 53 का 2 गुना, उसमें 4 माइनस कर दीजिए तो 102 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। 104 नंबर है कि निम्नलिखित अंकों, इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये बताना है। तो इस 9 का डबल कर दीजिए 18 आ जाएगा, 13 का डबल कर दीजिए 26 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम जब 10 का डबल करेंगे तो 20 आएगा, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से भिन्न है, 3 अन्य से भिन्न है। 106 नंबर है, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि बाकी सबको आप ऐड करिए 13 आएगा। 107 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ससुर। ये आप रीजनिंग का क्वेश्चन है, खुद करिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। बी ऑप्शन, 2017 में। 2017 में। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। और कितनी है, 46.7%। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 15.2% वैसे तो है, लेकिन आयोग ने इसे ए माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें सही मैच कराना है। जैसे पीतल का सामान जो है वो मिलता है मुरादाबाद में, और माचिस मिलती है बरेली में, खेल का सामान मिलता है मेरठ में, लकड़ी का सहारनपुर में। इस हिसाब से राइट आंसर हुआ बी ऑप्शन। आप इसे मैच करा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चरकुला, कर्मा और पांडव। बी ऑप्शन, 113 का बी। अब 114 पे आते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, ये हुई है वाराणसी में, बनारस में, और ये 2014 में हुई थी। आधारशिला 14 में रखी गई थी। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, आंवला। 116 नंबर है जो सुमेलित नहीं है। हमें यह बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 116वें नंबर में जो सुमेलित नहीं है वो बी, संघ राज्य जो क्षेत्र है वो यहां पर 7वां नहीं, भाग 8वां होगा, भाग 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 117वां जो क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर के माध्यम से देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, और वहीं अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। चलिए 118वें क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें हमें मैच कराना है। तो इसका राइट आंसर होगा 118वें का डी ऑप्शन। आप इसे मैच कर लीजिएगा। 119वें नंबर पर आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है। बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 1952 में हुई थी, ना कि 54 में। यहां 1952 होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो ये कारण तो नहीं हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरित बांड
हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो कथन सत्य नहीं है वो डी है, बाकी सभी सत्य हैं, आप देख लीजिएगा। इसे सुमेलित करना है। डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को कब कब कहां हुए थे? तो जो 2020 वाला है वो तो लखनऊ में हुआ था, यानी कि डी में तीसरा आएगा। तो इस हिसाब से आप इसको सुमेलित करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में वही ए और बी कथन और कारण। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संस्था संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। बिल्कुल सही है, जोड़ने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है और दोनों कथन सत्य हैं। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में, बी ऑप्शन, मेघालय में। मेघालय के गारो जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है, गारो जनजाति। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? इसमें आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी। ऑक्सीजन, देखिए लौह धातु के क्षरण के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना भी कहते हैं। 128वें नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ है? हीरा, डी ऑप्शन। तो ये पृथ्वी पर जो सबसे ठोस पदार्थ में पाया जाता है वो कठोर हीरा होता है। कार्बन का एक अपरूप होता है जो एक अधातु भी है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का, सोनार, यानी कि डी ऑप्शन, सोनार। 130वें क्वेश्चन पर आते हैं। रामसार सम्मेलन किससे संबंधित है? यह है आर्द्र भूमि संरक्षण से, यानी डी ऑप्शन। अब 131वें नंबर पर आते हैं कि कौन सा यानी कि इसे हमें मैच कराना है। तो इसमें मैच इस तरीके से होगा, विटामिन के जो है वो अल्फा यानी कि फोर्थ, और फोर्थ सिर्फ डी में है, तो डी और बाकी सब आप मैच करा लीजिएगा। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की जो स्थापना है वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक यानी सी ऑप्शन में की थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये किसका कथन है? ये कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। 134वें नंबर पर आते हैं। घटनाओं पर विचार करना है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, यानी एक तरीके से इसे आपको अरेंजमेंट में करना है। इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, ये हमें अरेंज करना है। तो ये होगा बी ऑप्शन, 3124। देखिए सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था जो 1764 में हुआ था। फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1965 में। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना हुआ था 1774 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें मैच कराना है और इसका राइट आंसर होगा बी। इसमें कुछ बताने के लिए डिटेल नहीं है, आप इस हिसाब से मैच करा लीजिएगा। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? यह महाभारत का, और अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब इसे हमें कालक्रम में लगाना है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। तो मैं बोलता जाता हूं, बाकी आप आंसर मैच कर लीजिएगा। जैसे कि चंदेरी का युद्ध सबसे पहले हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में, 1528 में। चौसा का युद्ध 1539 में, 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में,
1540 में, और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अब आप मैच करा लीजिएगा। ये भी हमें क्रम में लगाना है, तो सुन लीजिए और आप इसे क्रम में लगा लीजिएगा। जैसे पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो 31 दिसंबर 1929 को हुई थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और फिर पूना पैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस हिसाब से ए राइट आंसर। बाकी आप नोट भी कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। 39वां नंबर है कि सूची ए को 2 से मेल कराना है। तो इसमें इसका जो इंडियन एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था, सबसे पहले थे। पुणे सार्वजनिक सभा ये महादेव गोविंद रनाडे, थर्ड ऑप्शन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, और मद्रास जनसभा आनंद चालू। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हुआ ए। 140वां नंबर है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम विल्सन हंटर, बी ऑप्शन। तो ये जो 2020 में प्री एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा कि प्री में 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 140, तो वो क्वेश्चन थे और सभी आपको आंसर बताए गए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का पता होना, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आए थे, ये सभी आपको इस चैनल पर बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आरओ सेक्शन जो प्लेलिस्ट बनाई गई है आरओ एआरओ की, उस पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगला वीडियो होगा हमारा हिंदी का, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी आपको विस्तार से बताया जाएगा, तो उसका आप वेट करिए, जल्दी आपको वो वीडियो मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।